Hey guys and welcome back. This is Vivek and you're watching my YouTube channel. तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। सीरीज बन रही है कौन सी? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की। बस आपका जो सेमेस्टर है 6 होना चाहिए और आप चाहे बीकॉम प्रोग्राम में हो या फिर बीकॉम ऑनर्स में हो, आप ये सीरीज देख सकते हो। आज करने वाले हैं 11वां चैप्टर पूरी सीरीज का। इससे पहले जो चैप्टर बन चुके हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, आप जाइए देख के आइए फटाफट। ठीक है, तो आज चैप्टर का नाम है लीगल फ्रेमवर्क लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, यानी कि गवर्नमेंट के जो दो बिजनेस है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, वो दोनों के बारे में आप सीखेंगे वो किस तरीके से काम करते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें टर्म्स होती हैं, मतलब कि उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी पावर्स क्या होती हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे आज। ठीक है, हाँ जी। तो शुरू करने से पहले अगर आपको आपने नोट्स परचेज नहीं किए तो सर क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी जाइए और इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पे करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल है ना, ज्यादा अमाउंट नहीं रखते, 100 रुपए के आसपास होगा, 100-150 के आसपास, आराम से आप नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल है ना, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि मेरे को पता है मेरी राइटिंग खराब है, इस वजह से मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो कंप्यूटर टाइपिंग में मिलेंगे आपको। तो शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है ना इस चैप्टर के अंदर, वो वही है जो आपने बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, है ना। हाँ जी, बिल्कुल वही है, सेम। यानी कि हम पढ़ेंगे पहले चीज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट हो क्या था, क्या है, आपने पढ़ा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसी के अंदर लिखा हुआ था भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि एक एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। आसान है, एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पे दो पार्टीज ने क्या कोई भी एग्रीमेंट किया है और वो कोर्ट ने अप्रूवल दे दी है, यानी कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, यानी आप कोर्ट में जा सकते हो उसको लेके, तो वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल था, आपने बचपन में सीखी थी ये डेफिनेशन। शुरू करते हैं, बात आती है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि क्या बोलते हैं इस टॉपिक के अंदर थी, चैप्टर्स के अंदर थी, तो मैंने सोचा जल्दी से इनको कवर कर लेते हैं क्योंकि ये बेसिक्स था जो आपने कर रखा था पहले से ही। तो बात आती है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होने के अंदर क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए, क्योंकि जब आप लाइफ फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हो या फिर जनरल पॉलिसी लेने जा रहे हो तो फिर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा कंपनी के साथ। तो वो कंपनी के मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो उसके अंदर क्या क्या एसेंशियल्स एलिमेंट होने चाहिए, सिंपल है ना, उसके बारे में सीखते हैं। शुक्र है। हाँ, तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे कंपनी के साथ तो सबसे पहले ऑफर और एक्सेप्टेंस आपको देखना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं किसी ने ऑफर किया हो या फिर क्या बोलते हैं एक्सेप्टेंस जरूरी हो, क्योंकि जब कोई ऑफर करता है कि सर आप पॉलिसी लेना चाहते हो और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तभी वो क्या बनता है, एक बनता है एग्रीमेंट। आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, अगर कोई ऑफर करता है और फिर आप उसके एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसे क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बनाना। कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि हम नोट्स बेच रहे हैं, आपको परचेज करना चाहो तो कर सकते हो, तो अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो मतलब वो बन गया एग्रीमेंट कि आपने परचेज करने का एक एग्रीमेंट दे दिया हमें। सिंपल बात है ना। हाँ जी, तो सॉरी, एग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर प्लस में एक्सेप्टेंस से, तो इन दोनों जोड़ के बनता है एग्रीमेंट, और इसके बाद जुड़ता है क्या, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो क्या बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का पहला ही एलिमेंट ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों होना जरूरी है, अगर दोनों में से एक भी चीज कमी हुई तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। आसान है, ठीक है। आगे चलते हैं, एसेंशियल्स क्या है दूसरे, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आपका इंटेंशन क्या है कि आप एक लीगल रिलेशन क्रिएट करोगे, समझ में। हाँ जी, जो आप कॉन्ट्रैक्ट करने जाओगे, हर कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल एलिमेंट क्या है कि वो क्या करेगा, एक लीगल रिलेशन क्रिएट करेगा, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, यानी ऑफर और जो ऑफरी है या फिर जो प्रॉमिस करने वाला बंदा है, एक्सेप्ट करने वाला बंदा है, उसके बीच में क्या होगा, एक लीगल रिलेशन क्रिएट होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जान पहचान बनाएगा उससे या फिर शादी वादी कर लेगा उससे, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। मतलब लीगल रिलेशन क्या है, मतलब उसका कुछ ना कुछ फेवर कर रहे होंगे एक दूसरे सॉरी भाई, गले में कोई दिक्कत है। तो हाँ जी, तो एक दूसरे का क्या कर रहे होंगे, वो फेवर कर रहे होंगे, मतलब कि एक दूसरे को क्या बोलते हैं, एक दूसरे से फायदा मिल रहा होगा, यानी कि लीगल रिलेशन होना जरूरी है उनके अंदर। सिंपल बात है मैं। हाँ जी, आगे चलते हैं, जैसे एक बंदा है ए और एक बंदा है बी, सिंपल है, और क्या बोलते हैं इन्होंने शादी कर ली, तो ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन इन दोनों के फेवर में ही होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं गया रास्ते में, एक बंदे को पढ़ के ले आ गया और मैंने बोल दिया भाई चल मैं तेरे को चांद पे ले जाने का प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है, चांद पे ले जाने का प्रॉमिस करता हूँ, तो ये यहाँ पे खाली मैंने प्रॉमिस किया है। अगर लीगल रिलेशन क्रिएट करना मतलब अगर वो हाँ कर देता है तो फिर उसको मैं कॉपी पे लिख लूँ ताकि मैं कोर्ट में ले जाकर दिखा सकता हूँ उस चीज को, मतलब लीगल रिलेशन क्रिएट हो जाता है एक तरीके से कोर्ट के हिसाब से, यानी कि कुछ ना कुछ रिलेशन बन जाता है, कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए उनके बीच में। ऐसा नहीं भाई बहनों का, कैसे वाला रिलेशन बताऊँ, जैसे मैं बुक खरीदने गया किसी दुकान वाले से, तो वो हो गया बायर और मैं हो गया, सॉरी वो हो गया सेलर और मैं हो गया बायर, तो हमारे बीच में रिलेशन हो गया बायर और सेलर का, कस्टमर और उसका। ठीक है, तो ऐसा कोई रिलेशन होना चाहिए, लीगल रिलेशन। सिंपल है, आगे चलते हैं। अगला आता है लॉफुल कंसिडरेशन, और बदले में जो कंसिडरेशन मिलनी चाहिए वो भी लॉफुल होनी चाहिए। अब ये लॉफुल कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, बदले में आप जो मेरे को पेमेंट करोगे ना वो मेरे लिए होता है कंसिडरेशन, यानी बदले में जो आप दे रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब नियम के अनुसार होना चाहिए।
जैसे मैंने आपको नोट्स बोल दिए और आप मेरे को बंदूक दिखा रहे हो वहां पे, तो भाई ये लॉफुल कंसीडरेशन नहीं है आपने, या फिर कोई इलीगल चीज भी दे दी मेरे को, तो वो लॉफुल कंसीडरेशन नहीं है। कंसीडरेशन जो होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, यानी कि लॉ के हिसाब से ऑथराइज होना चाहिए कि आप अच्छी चीज मेरे को प्रोवाइड कर रहे हो जो मेरे लिए जरूरत की चीज है। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, उसके अंदर डिसाइड होनी चाहिए कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्या है, यानी पार्टीज की कैपेसिटी क्या है, किस तरीके से हम काम करेंगे। उसके बाद उनका फ्री कंसेंट होना चाहिए, सॉरी भाई नो, इसके लिए तो उनका फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब ऐसा नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो वो भी बंदूक की गोली मतलब माथे पर बंदूक रख के भाई साइन कर, उस पर साइन कर, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो आप काम करने जा रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं गैर कानूनी कानून के लिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो कि पाकिस्तान में बम गिर देंगे तो उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हो किसी बंदे से, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ जी। रिटर्न और चलते हैं रेजिग्नेटेड, मतलब कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो लिखित में होना चाहिए और रेजिग्नेटेड होना चाहिए, ताकि अगर मान लो कोई दिक्कत होती है कॉन्ट्रैक्ट में तो आप जाके कोर्ट में केस कर सकते हो, दिखा सकते हो हाँ भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट करवाया था इस बंदे से। ठीक है, अगला नॉट टू ए वॉइड एग्रीमेंट, कोई एक वॉइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कि वॉइड एग्रीमेंट मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो कि अनफोर्सेबल बाय मतलब लॉ के हिसाब से गैर कानूनी है, तो ऐसा का एग्रीमेंट नहीं बनाना आपको। सिंपल है ना। तो ये सब एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो फिर इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कभी आप इंश्योरेंस करवाने जाओ और बोल दो भाई मेरे को ना अपनी बंदूक का इंश्योरेंस करवाना है कि मैं पाकिस्तान में चला, मतलब मेरे को अपना इंश्योरेंस करवाना है और मैं पाकिस्तान में बम गिर के आ रहा हूँ, समझ में, तो उस टाइम पे ऐसे इंश्योरेंस नहीं किए जाएंगे। समझ में, वैलिड होने चाहिए, मतलब वॉइड नहीं होना चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, तभी आप करवा सकते हो इंश्योरेंस। सिंपल है। हाँ जी, तो कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए ये सारे एसेंशियल्स जरूरी हैं जो कि यूज होंगे किसमें, LIC जब भी आप करवाने जाओगे। सिंपल था। तो LIC की पॉलिसी जब भी लेने जाओगे तो फिर आपके ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बात आती है काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप LIC के लिए कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट होते कितने तरह के हैं। सिंपल है, आपने बचपन में सीखा है ये सब, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी कह दो। पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसमें सब सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, उसे बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है, मतलब हर एक चीज का फॉलो किया गया है, उसे बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल था, ठीक। आगे चलते हैं, यानी कि एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो फिर वो बन जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आगे चलते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसे कि अभी तो वो वैलिड है लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में जाके वो बन जाए वॉइडेबल। समझे, मतलब वॉइड बन जाए, मतलब कि खराब हो जाए, उसकी मान्यता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको कार दूंगा, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में मेरे को पता है कि कार जो है मेरी खराब होने वाली है और एकदम से कबाड़ा होने वाली है, तो क्या आप उस दाम पे लोगे? जैसे मैंने अपनी बोला मैं मर्सिडीज आपको बेचूंगा 3 साल बाद, तो 3 साल तक अच्छी रहनी चाहिए थी, लेकिन मेरे को पता है कि कल ही वो कबाड़ा हो जाएगी, क्या कोई ना कोई तोड़ जाएगा उस मशीन को, बिल्कुल जीरो वैल्यू हो जाएगी, तो मेरे को पता है आगे जाके वो खराब होने वाली है। तो ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करवा रहे हो कि आगे जाके वो टूटने वाले हैं, तो उसे बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है कि अभी तो वॉइड मतलब अभी तो वैलिड है, आगे जाके वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, आगे जाके वॉइड हो जाएंगे। अगला आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये अभी भी वैलिड नहीं है और आगे भी वैलिड नहीं रहेगा, इसे बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो गैर कानूनी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हाँ जी, बस कोर्ट इनके लिए सजा नहीं देती कि अगर आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो, जैसे मतलब कोर्ट इन चलते हैं इन कॉन्ट्रैक्ट के लिए सजा नहीं देती, ऐसे ही बिल्कुल इलीगल की तरह होते हैं। जैसे अगर आप किसी से इलीगल कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो तो कोर्ट उसके लिए पनिशमेंट देती है आपको, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो होते तो इलीगल ही हैं लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए पनिशमेंट नहीं देती, तो इसलिए बोला जाता है उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला आता है अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में किया ही नहीं जा सकता। जैसे मैं बोलूं कि मैं शादी कर लो मेरे से और इस वजह से मैं चांद तारी तोड़ के लेके आऊंगा फिर, तो भाई ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं जा सकता, तो मैं इसको बोलते हैं अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको किया ही नहीं जा सकता, चांद तारे ला ही नहीं सकता। सिंपल है ना। हाँ जी, तो ये सब क्या कहलाते हैं? अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बात करूं जाए ना कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खाली इतने तरह के नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट को और ज्यादा क्लासिफाई किया गया है और अलग अलग तरीकों से बांटा गया है। जैसे कि आपको पता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है ना, जैसे अकॉर्डिंग टू मोड के हिसाब से क्लासिफिकेशन करें, अकॉर्डिंग टू मोड के हिसाब से पहला होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो बिल्कुल साफ होता है कि अगर आप मेरी कार परचेज करना चाहते हो तो आप बोलते हो बगल में कि भैया कितने में, 10 लाख में। मैंने बोला हाँ जी 10 लाख में, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, पेपर पे लिखा हुआ है, तो ये सब है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक होता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपको कोई कहा नहीं जाएगा लेकिन वो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बस में चढ़े तो ड्राइवर आपसे कहेगा नहीं आप टिकट लेना चाहते हो या फिर ले लो इस तरीके का टिकट। ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको लेनी ही पड़ेगी टिकट। समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में आपको बोला जाएगा कि आप काम करो, लेकिन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आपको करना ही पड़ेगा वो काम। ठीक है, उसके बाद आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई? हाँ, दिमाग से उतर गया।
चलो कोई नहीं, टाइम वेस्ट होगा, इससे बढ़िया भाई मैं कमेंट बॉक्स में ना पहला कमेंट क्वार्टरसी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिख दूंगा, जो भी मेरे को क्या अच्छी सी मिल जाएगी बढ़िया सी, तो वो डेफिनेशन लिख दूंगा क्वार्टरसी कॉन्ट्रैक्ट की, वहां से देख लेना। आगे चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के हिसाब से आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो। यानी कि दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। पहला एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे ए और बी दो पार्टीज हैं, ठीक है, और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट यानी ए ने अपना काम कर दिया और बी ने भी अपना काम कर दिया। मतलब इसको कार बेचनी थी और इसको पैसे देने थे, तो इसने अपनी कार बेच दी और इसने अपने पैसे इसके दे दिए। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज ने अपना काम पूरा कर दिया, इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी पूरा हुआ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें से मतलब इन दोनों में से अगर कोई एक भी अपना काम करना पूरा मतलब छोड़ देता है, यानी कि अगर छोड़ देता नहीं पूरे, अगर कोई इन दोनों में से कोई एक भी इंसान कहता है कि ना भाई मैं ये काम अभी नहीं कर पाया, मतलब काम करूंगा लेकिन अभी नहीं हो पा रहा, जैसे इसने अपनी कार दे दी लेकिन इसने अभी तक पेमेंट नहीं दी, तो इसे बोलेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अभी पूरा फुलफिल नहीं हुआ, आसान है, एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ। यानी कि मान लो एक ने छोड़ दिया या फिर इसने छोड़ दिया या फिर इन दोनों ने अपना आधा आधा काम किया, आधा आधा छोड़ रखा है, तो इस वजह से क्या कहलाएगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल था, बढ़िया। तो यहां पे हमने खत्म कर लिया भाई बीकॉम का मतलब कि सॉरी बिजनेस लॉ का कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक। सिंपल था ना, हाँ जी, ये छोटे छोटे टॉपिक तो जो आपने बचपन में सीखे थे, होप करता हूं कि आपको आते होंगे पहले से ये टॉपिक, ठीक है। आगे चलते हैं, बात आती है भाई एलआईसी के बारे में और जनरल इंश्योरेंस के बारे में सीखते हैं कि एलआईसी क्या होती है और जनरल इंश्योरेंस क्या होता है। तो एलआईसी नाम सुना होगा आपने, एलआईसी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, ठीक है, एक कंपनी तो कहते हैं आप, लेकिन ये कंपनी जो है वो एक्ट के थ्रू बनी हुई है, समझ में आया? ये कंपनी जो है वो किसके थ्रू बनी हुई है, एक्ट के थ्रू। वो भी कौन सा एक्ट, 1956। अच्छा पहले तो 1956 था, बुकों में भी आपके यही लिखा हुआ है, लेकिन अब जो है 2013 एक्ट आ चुका है। आपको पता है ना कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, लेकिन बुकों में 1956 लिखा हुआ है, तो मैं सारी डिटेल जो है वो 1956 के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है, बार बार चेंज नहीं करूंगा मैं। अभी जो कंपनीज एक्ट है वो 2013 चल रहा है, आप एग्जाम में करोगे तो कंपनीज एक्ट 2013 लिखना, ठीक है। तो एलआईसी कंपनी थी 1956 में, जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो कंपनीज एक्ट आया था उसके हिसाब से, सिंपल है, जिसका नाम क्या था एलआईसी का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा क्या किया गया था उस दिन, सुनिए, टू नेशनलाइज, क्यों बनी थी, नेशनलाइज करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को, यानी कि गवर्नमेंट का जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है कि लोगों का जीवन बीमा करवाना, ठीक है, किसी का भी लॉस जा उसकी क्या बोलते हैं, लॉस की कमी मतलब कम से कम लॉस करवाना किसी के लिए, तो उस बिजनेस के लिए क्या बनाई गई थी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सिंपल है। और कोई काम था, हाँ जी और काम था, टू रेगुलेट कंट्रोल बिजनेस, यानी बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या बनाया था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सिंपल है ना, क्योंकि प्रॉफिट उनका ज्यादा से ज्यादा हो और लॉस उनका कम से कम हो, उसके लिए हमने क्या बनाया, एलआईसी। आगे चलते हैं, इसमें कुछ वर्ड आएंगे जो आपको यूज करने में आसानी होगी, तो आप पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला अपॉइंटेड डेट, अपॉइंटेड डेट मतलब किस दिन वो एस्टेब्लिश हुई थी, तो किस दिन एस्टेब्लिश हुई थी, 1956 के अंदर। अब डेट का कुछ याद नहीं है क्योंकि उन्होंने दिया नहीं था, तो इस वजह से 1956 में एस्टेब्लिश हुई थी। गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है भाई, शायद से। तो शुरू करते हैं, कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मतलब उस कंपनी का नाम क्या है कि भाई जो एस्टेब्लिश हुई है, तो उस कंपनी का नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सिंपल था। आगे चलते हैं, इंश्योरेंस एक्ट, तो कौन से इंश्योरेंस एक्ट के तहत बनी है, तो ये बनी है 1938 का इंश्योरेंस एक्ट। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के हिसाब से हमने 1956 के अंदर एलआईसी की कंपनी एस्टेब्लिश कर दी, ठीक है। आगे चलते हैं, इंश्योरर। इंश्योरर कौन होता है, वो इंसान जो इंश्योरेंस ले रहा है, सिंपल है, हाँ जी। दूसरा मेंबर कौन होता है, मेंबर जो क्या बोलते हैं, ये जो एलआईसी का कंपनी है इसके जितने भी लोग काम करने वाले जो इंप्लॉइज है, इनको बोला जाता है उस कंपनी के मेंबर्स। आगे चलते हैं, प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मतलब होता है जो क्या बोलते हैं, जब आप वो बनाओगे ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर जितनी भी वो दे रखे होंगे आपको रूल्स रेगुलेशंस, जितने भी बातें बता रखी होंगी, उसी को बोला जाता है कि प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, यानी बताया गया है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, समझे। प्रिस्क्राइब्ड मतलब बताना। ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब होता है कोर्ट, और कोर्ट किसके हिसाब से चलेगा, सेक्शन 17, इनका अलग ही सेक्शन बना हुआ है सेक्शन 17, तो कोर्ट उसको फुलफिल करेगा, उसकी बातें मानेगा। सेक्शन 17 के हिसाब से ये लोग काम करते हैं एलआईसी वाले, शुक्र है। आगे चलते हैं, फंक्शन। ये जो एलआईसी कंपनी बनाई है इसके काम क्या है, क्यों बनाई गई कंपनी, तो पहला सब्जेक्ट टू रूल्स, मैंने बताया था कंपनी करने के लिए, मतलब कि कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए, लोगों का लॉसेस कम करवाने के लिए, इन सब के लिए। और एक काम और क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसके बिहाफ पे डिसीजन लेने के लिए, आपको पता है ना एलआईसी जो कंपनी है उसे कौन चलाता है, उसे चलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ अभी धीरे धीरे बेचती जा रही है गवर्नमेंट, मगर एलआईसी कंपनी चलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे डिसीजन लेने के लिए जितने भी उनके हिसाब से रूल्स बनाए गए उनको फुलफिल करने के लिए क्या बनाई गई है, एलआईसी। आगे चलते हैं, और उसके बाद अच्छा इसके बारे में और डिटेल अगर आपको जाननी है, वैसे तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, बस खाली यही दे रखा है, सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है भाई,
LIC 1956 का जो है सबसेक्शन 1 उसमें लिखा हुआ है बाकी डिटेल कि कंपनी के जो काम क्या क्या है, कंपनी किस तरीके से काम करेगी। मतलब मेन काम तो उनका इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करना है, मगर और भी जो काम है वो उसके अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट मतलब ये जो कंपनी है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, उसको संभाला कैसे जाएगा, कौन कौन उसे संभालता है, उसके बारे में समझते हैं। तो पहला मैनेजमेंट कौन करता है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट उसका मैनेजमेंट करती है, और वो भी किसके थ्रू, वो ऑफिशियल जो गजेटेड ऑफिसर होता है ना, ऑफिशियल गजेटेड ऑफिसर होता है, उसको भेजती है ताकि क्या कर सके, मैनेजमेंट कर सके किसका, LIC की कंपनी का। ठीक है, शुरू करते हैं। उसके बाद ये कंपनी कहां पे एस्टेब्लिश है, कहां पे काम करती है, बॉम्बे में, कोलकाता में, दिल्ली में, कानपुर में, और बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे कंपनी करती है अपना काम करती है। ठीक है, और इसे मैनेज कौन करता है, जो इसके गवर्नमेंट की तरफ से डिविजनल ऑफिसर होते हैं वो उसे मैनेज करते हैं, या फिर आप कह सकते हो जोनल मैनेजर जो होते हैं, जोनल मैनेजर जो होते हैं वो उसे क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। सिंपल इतना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। बात आती है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। किसकी, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। मैंने बताया था गवर्नमेंट की दो बिजनेस है, पहला लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस और दूसरा जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। इसके भी सारे टर्म्स जो है, सारी बातें जो है बिल्कुल सेम इसी की तरह है जैसे आपने ये सब चीजें पढ़ी थी। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बता दिया ना, तो बार बार इसमें बताना ना पड़े इसलिए मैंने एक बार में लिखवा दिए थे सारे बारे, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब चीजें पहले एक बार लिखवा दी थी। शुरू करते हैं। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस क्या है, गवर्नमेंट का एक और बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस के आने के बाद वो वाला बिजनेस जो है बिल्कुल ना के बराबर ही चलता है। ठीक है, पहले वो चलता था जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, इसमें हर चीज का आपका इंश्योरेंस किया जाता था। लेकिन LIC क्या है, LIC कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद लोग LIC तो लेने लग गए, लेकिन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस क्या हो गया, बंद हो गया, एक तरीके से ना के बराबर चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का कर दिया नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया। ये क्या कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया। कब बेचा, 1972 में। कब बेचा, 1972 में। तो बात आती है कंपनीज एक्ट, इस पे कौन सा कंपनीज एक्ट फॉलो होता है, यानी कब बनी थी कंपनी, तो ये भाई 1956 में ही बनी थी। कंपनीज एक्ट जो है 1956 लगता है, लेकिन अब बात करी जाए तो अब तो नया कंपनीज एक्ट आ गया 2013, लेकिन लगता अभी भी इस पे 1956 के हिसाब से, क्योंकि बनी उसी हिसाब से थी ना वो। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉर्पोरेशन किस चलते हैं रूल के अकॉर्डिंग काम करती है, जैसे यहाँ पे था ना, ये कंपनीज एक्ट जो था वो सेक्शन 17 के थ्रू काम करता है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 9 चलता है, GIS यानी कि जनरल इंश्योरेंस जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उस कंपनी का नाम है, और वो सेक्शन 9 को फॉलो करके चलती है। ठीक है, इस तरीके से इसका कॉर्पोरेशन किया गया। फंक्शन, ये काम क्या करती है, तो मैंने बताया ज्यादातर काम यही करती थी पहले, लेकिन अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आ गई तो फिर उसका काम ना के बराबर हो गया। तो इसका मेन काम क्या था, ज्यादातर काम करना, यानी कि एडवाइजरी कंपनी, यानी कि एडवाइस प्रोवाइड करती थी किसी बाकी कंपनीज को कि आपको ये वाला इंश्योरेंस लेना चाहिए, आपको ये वाला इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसके बाद एक्वायरिंग कंपनीज, अगर कोई कंपनी लॉस में चल रही है तो उस कंपनी को एक्वायर करने का काम भी किसका था, जनरल इंश्योरेंस का था। उसके बाद एडिंग मतलब असिस्टिंग, यानी कि ये एड प्रोवाइड करती थी, ये जैसे मान लो अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है या फिर कंपनी को कोई सुरक्षा चाहिए तो वो सब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का भी काम कौन करती थी, ये कंपनी प्रोवाइड करती थी। आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, आगे चलते हैं। पावर ऑफ मेकिंग रूल्स, रूल्स बनाने की पावर किसके पास है और किस सेक्शन के थ्रू, तो इसके पास जितने भी रूल्स बनाने की पावर है वो है सेक्शन 39 के हिसाब से। ठीक है, और इसके लिए जो रूल्स है वो कौन बनाती है, तो इसके लिए रूल्स बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल था भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है किसके लिए, इसके लिए सेक्शन 39 के हिसाब से। यहां पे था आपका छोटा सा चैप्टर जो कि खत्म होता है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूं सर, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से, मतलब आंख, मतलब हाथों से, हथेलियों से, शरीर के बालों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। ठीक है, और अगर आपने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, आराम थे यार, अपने यार तुम बाद में कर दिया, आपत्ति नहीं आ रही कोई भी, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, टाटा बाय बाय। चलो फिर जिसको नोट करना है नोट कर लेना भाई, ठीक है, बाद में मत कहिए मिलता है। अच्छा उस साइड कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ भाई, देख लो ना, कुछ नहीं लिखा, ठीक है। चलो फिर नोट कर लेना अच्छे तरीके से, चलो फिर टाटा बाय बाय।